साइकोलॉजी के अंदर क्या करियर हो सकता है? क्या एक्चुअली में जितना मेरा मन है कि मैं एक इम्पैक्ट करना चाहती हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्या उतना एक्चुअली में मुझे ये फील्ड जो है पे आउट करेगी? क्या क्या पोस्ट हो सकती है, क्या क्या जॉब्स में ले सकती हूँ? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मुझे स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉमन दिखते हैं एंड स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट भी करते हैं। उसी को देखते हुए आज का ये वीडियो रहने वाला है। और एक और कंसर्न मैं आपको बताती हूँ। बच्चे ये कहते हैं कि मैम अपने पेरेंट्स को हम क्या बताएं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी आप परस्यू करना चाहते हैं बट आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि क्या पाथवे फॉलो करना है या क्या क्या करियर्स हो सकते हैं और ये कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात भाई, आई वेलकम यू ऑल एट अड्डा 24/7 CUET। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटोर। सो भाई, मैंने अपनी बैचलर्स मास्टर्स जो है अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी में कंप्लीट कर लिया। जितने भी एग्जाम्स की जरूरत होती है साइकोलॉजी में वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या रोड मैप फॉलो करने की जरूरत है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है आप अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। राइट, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज साइकोलॉजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट जिसके लिए हम सब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं भी पागल थी, और वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, आपको ऐसा लगता है हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, जिन भी लोगों को बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स है उनके साथ हम काम करेंगे। तो ये जो करियर है हर स्टूडेंट की सबसे पहली टॉप चॉइस रहता है। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर फ्लक्चुएशंस बार बार होती रहती हैं। बट कहीं ना कहीं जब आप अगले साल CUET UG के लिए अपीयर करेंगे तो हमारी जो RCI की गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तक शुरू में जब वो स्टार्ट करेंगे जॉब को तो 3 to 6 LPA उन्हें देखने को मिलेगा विद एक्सपीरियंस, विद वर्ड ऑफ माउथ। ये जो आपका जो पे चेक जो रहता है वो कहीं ना कहीं आपका 8 to 10 LPA या उसके अप्रॉक्स भी, उसके क्रॉस भी कर जाता है। राइट, अब अगर मैं बात करूं कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप कहाँ काम कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, रिहैब्स में आप काम कर सकते हो। राइट, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज रहती है। क्या पाथवे आप फॉलो करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप लोग जो है CUET UG के लिए अपीयर करेंगे, उसके बाद अपनी आप BA साइकोलॉजी में एडमिशन लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो 4 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप MA क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू करेंगे। ये जो MA क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये RCI रिलेटेड होनी चाहिए। RCI यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो पर्टिकुलर डिग्री है ये मान्यता होनी चाहिए इसके बाद। तब उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है ताकि आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके लिए अपने आप में एक फ्रूटफुल करियर है। बट अगेन, जब भी आप अपने साइकोलॉजी के किसी भी करियर के बारे में बात करेंगे, 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपने अपना नॉलेज बनाया है। ठीक है, आपको इतनी नॉलेज पता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल बट प्रैक्टिकल एज वेल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है दैट हाउ डू यू नो कि आपको खुद को मार्केट कैसे करना है। अनटिल एंड अनलेस यू नो कि आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको पता है कब कहाँ कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आप अपनी इस फील्ड में सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, सेकंड की तरफ हम जाते हैं तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजी, अगेन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये सेकंड अप्रोच ज़्यादातर रहती ही रहती है, जिन्हें ऐसा लगता है कुछ इंटर्नशिप्स करने के बाद दैट ओके हम इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, शायद हम लोगों को इतना ज़्यादा ट्रॉमा है या फिर वो जो एक लोगों की जस्ट इन जनरल सफरिंग है उसे हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। उसके इसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी जो आपकी एवरीडे डे टू डे लाइफ या फिर कुछ ऐसा माइल्ड या फिर मॉडरेट लेवल पे अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, कोई डिसऑर्डर है तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं। बट अगेन एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको टेस्टिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं इसके अंदर। आपका यहाँ पे जो एंट्री लेवल है कहीं ना कहीं 3 to 4 LPA रहता है। फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं, 6 to 8 LPA जो है विद एक्सपीरियंस आ सकता है। कुछ ऐसी स्किल्स जैसे कि एक्टिव लिसनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, ये आप लोगों के पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इसमें एक्सेल कर पाएंगे। अब मैं इसके अंदर पाथवे अगर आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पे अगेन बैचलर्स करना पड़ेगा, फिर इसके साथ में मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी आप करेंगे, साथ साथ में आप कुछ ऐसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो हैं वो परस्यू कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा एक रिनाउंड एंड एन एस्टैब्लिश्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने में। इसके बाद तीसरा करियर आपके पास क्या आ सकता है, इज योर न्यूरो साइकोलॉजी। मैं कहती हूँ टॉप 3 करियर्स में न्यूरो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं फर्स्ट पे भी आ सकता है, बिकॉज न्यूरो साइकोलॉजी के आपका ब्रेन और आपका बिहेवियर किस तरीके से काम कर रहे हैं हम सिंपली इसको समझना चाहते हैं। आपके ब्रेन के कनेक्शंस किस तरीके से बने हुए हैं कि आपके बिहेवियर पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो न्यूरो
साइकोलॉजी आपके लिए काफ़ी अच्छा करियर हो सकता है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये पर्टिकुलर करियर, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग जो है अपना BA करेंगे प्लस आप MA करेंगे। मैं कहती हूँ कि आप लोगों को ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स आने चाहिए। जब भी हम न्यूरो साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम कॉग्निशन पे ध्यान देते हैं, आपकी सोच, आपकी रीजनिंग, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल हम लोग हर एक चीज़ देके चल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ब्रेन में कुछ ऐसा डैमेज तो नहीं है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो ये सारी चीज़ों के अंदर न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स ही हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च के अंदर हमारा न्यूरो साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। अगेन इसका जो एंट्री लेवल है आपको कहीं ना कहीं 3 to 6 LPA देखने को मिलेगा, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं इसका जो पे चेक है 20 LPA तक भी कहीं ना कहीं जा सकता है। बट वो डिपेंड करता है अगर आपने करियर किस तरीके से बनाया है। क्या आप न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्या आप न्यूरो साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर बन रहे हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट इज वन ऑफ द अनदर करियर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है भाई देखो 5th आ जाता है आपका IO, यानी कि आप जो है चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में काम करना, तो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट इज वन ऑफ द करियर्स जो आप लोग देख सकते हैं। शुरुआत में कहीं ना कहीं 4 to 5 LPA होगा, बट धीरे धीरे बढ़ के ये 10 LPA तक भी जा सकता है विद एक्सपीरियंस। आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और जो HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हायरिंग करता है, फायरिंग करता है, पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट देखता है, उन दोनों को चीज़ों को मिला के आप काम करने वाले हो। वेलबींग कोऑर्डिनेटर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट एज आप इंप्लॉयज़ की पर्सनालिटी चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इंप्लॉयज़ को मोटिवेशन देने के लिए आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करोगे, तो यहाँ पे HR और साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है मर्ज हो जाता है। वन ऑफ द बेस्टेस्ट करियर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉर्पोरेट में एक्सेल कर सकते हो तो व्हाई नॉट दैट यू एक्सप्लोर दिस, राइट। कॉर्पोरेट के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे भी आपको BA प्लस MA करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगी कुछ ऐसा HR एनालिटिक्स या फिर कुछ ऐसा HR फ्रेमवर्क्स रिलेटेड कोई भी तरीके के अगर आप सर्टिफिकेट्स परस्यू करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, राइट। अब इसके बाद जो है यार देखो, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज रहती हैं, ठीक है, आप लोग मुझे इस muskan.gupta@247.com मेल पे कभी भी रीच आउट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। अब इसके बाद आता है आपका टॉप 5 के अंदर हमारा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आपको पता है दैट इंडिया में भी ग्रो हो रहा है एज पर द टर्म्स ऑफ कि कितने ज़्यादा इंडिया के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो आप जब एक क्राइम सीन पे जाते हैं या फिर कई बार असेसमेंट भी हमें एक क्रिमिनल का करना पड़ता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो करते ही अगर वो गवर्नमेंट में है, तो फोरेंसिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो काम कर रहे हैं, बट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है माइंड्स को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है, कि अगर पर्टिकुलर किसी एक इंसान ने कोई बिहेवियर किया है तो क्यों किया है, ठीक है, वो असेसमेंट करने में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम करता है। अभी के लिए इंडिया में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें फोरेंसिक्स जो है साइकोलॉजी ऑफर कर रही है, बट NFSU जो है आपकी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप अगेन BA करेंगे, इसके बाद में आप जो है MA करेंगे, वो आपका फोरेंसिक में आप करोगे। साइड बाय साइड में कहूँगी कि कुछ आप ऐसे कोर्सेज परस्यू कर सकते हो, लाइक सर्टिफिकेट्स परस्यू कर सकते हो। कहाँ से? NFSU यानी कि नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट्स परस्यू करो, वहीं से अपनी MA इन फोरेंसिक साइकोलॉजी करो एंड आपका एक बहुत ही फ्रूटफुल करियर यहाँ पे हो सकता है। गवर्नमेंट पोस्ट भी इसके अंदर कई बार निकलती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एंट्री लेवल 3 to 5 LPA होगा और एक्सपीरियंस के बाद आपका 10 LPA तक, मतलब आपका सैलरी रेंज इतना ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे 6 नंबर पे आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। एज ऑफ नाउ बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑफर कर रही हैं, बट आप लोग ऑलरेडी जो है स्पोर्ट्स में हैं, आपके पास कोटा भी है स्पोर्ट्स का, एंड आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं मैम मैं अपने स्पोर्ट्स को और अपनी जो इंटरेस्ट है साइकोलॉजी को साथ में लेके चलूं, क्योंकि यार देखो जब आप एक एज एन एथलीट काम कर रहे होते तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके पास वो मोटिवेशन रहे, ठीक है। आपके पास कोच तो होता ही है, बिकॉज ब्रेकडाउन्स आर देयर, ठीक है, कभी ना कभी होंगे। हो सकता है कि मेरे को भी ब्रेकडाउन्स होते, हो सकता है ऐसे एक एथलीट एक है तो इंसान ही ना, तो उन्हें भी ब्रेकडाउन्स होंगे, उन्हें भी वो मोटिवेशन की ज़रूरत है, उन्हें भी वो लीडरशिप की ज़रूरत है। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपका एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। मेंटल कंडीशनिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो आप अपने स्पोर्ट्स के करियर को और अपने साइकोलॉजी के करियर को साथ साथ चला सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री लेवल अगेन 3 to 5 LPA, एक्सपीरियंस में आपको ये बियॉन्ड कहीं भी जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आती है आपकी रिसर्च साइकोलॉजिस्ट। रिसर्च में कहती हूँ, देखो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैम हम लोगों को ना एक फ्रूटफुल करियर चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरा उतना ज़्यादा बन पाएगा कि मैं लोगों की बात सुन सकूँ, लोगों को उतना ज़्यादा हील करने में हेल्प कर सकूँ, बट आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू साइकोलॉजी। देन बीइंग एन अकेडमिशियन और अ रिसर्च साइकोलॉजी इज़ योर जॉब। आप अपनी बैचलर्स करो,
अपनी मास्टर्स करो, अपनी PhD कंप्लीट करो एंड बिकम अ रिसर्च साइकोलॉजिस्ट। ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्चेस करो जो साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट करे, आपका नाम हो एंड यू अल्टीमेटली बिकम अ प्रोफेसर। यही मैंने आपके लिए 10th चीज़ रखी थी, 10th प्रोफेशन। काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी अच्छा खासा पेइंग जॉब आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो रिसर्च आप जो है ज़रूर परस्यू करना, ठीक है। आपकी जो बैचलर्स अब 4 साल की हुई है उसके अंदर जो 4th ईयर आपको देखने को मिलेगा, इस 4th ईयर के अंदर ऑनर्स है, यानी कि आपको यहाँ पे यही सेम चीज़ दिखने वाली है कि आप 4th ईयर में रिसर्च कर रहे होंगे। सो रिसर्च साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज योर स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा बच्चों के साथ आप कर सकते हो, ठीक है, आप स्कूल टीचर बन सकते हो। हालांकि इंडिया के अंदर ऐसे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं बोला जाता है, हम उन्हें काउंसलर्स बोल के चलते हैं। आप स्कूल काउंसलर बन सकते हो, स्कूल टीचर भी बन सकते हो। अगर आपको स्कूल टीचर बनना है तो उसके लिए आपका अलग एग्जाम रहता है, राइट। अगर आप चाहते हो कि हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजी टीचर, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट करना साइकोलॉजी टीचर, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा आप एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल है कहीं ना कहीं 3 to 4 LP है, एंड विद एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है पे यहाँ पे बढ़ता ही जाता है। नाउ नेक्स्ट इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HR साइकोलॉजिस्ट। ये IO और HR जो है कहीं अलग तरीके से काम करते हैं, बट हमेशा याद रखना दैट HR के अंदर जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल का रोल आता है, ठीक है। या तो आपने MBA HR करा है, ठीक है, उसके साथ में आप साइकोलॉजी का डिप्लोमा परस्यू कर लो, तो उस केस में आप HR साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शंस जो आप देख सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, जब हम लोग स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, अगर आप ये सोचते हो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हम बनना चाहते हैं, हम बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सेम पाथवे जो मैंने सबसे पहले बताया था MA RCI वाला, उसी को फॉलो करेंगे। एंड चाइल्ड साइकोलॉजी आपका एक ऐसा प्रोफेशन रहने वाला है जिसके अंदर हाई पेइंग आपको देखने को मिल सकता है, राइट। फिर इसके बाद जो है सबसे लास्ट में आपका आ जाता है एकेडमिक्स एंड टीचिंग प्रोफेशन। सो ये जो एकेडमिक्स एंड टीचिंग प्रोफेशन है, इसके अंदर देखो टीचिंग मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप रिसर्च करते हैं तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन। CUET UG दो, बैचलर्स में एडमिशन लो, CUET PG दो, मास्टर्स में एडमिशन लो, UGC नेट दो, PhD करो एंड यू बिकम अ प्रोफेसर। वन ऑफ द फ्रूटफुल करियर IITs में साइकोलॉजी है, इतनी मेहनत करो कि IIT के प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है। अगर आज से भी आप लोगों की, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की नींव अभी बन ही रही है, तो अगर उतनी मेहनत आप करोगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। स्कूल टीचर जैसा मैंने अभी बताया आप लोग बन सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि आपका कौन से पर्टिकुलर प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे मैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को और ज्यादा आप लोगों के लिए डिकोड करूंगी। मैंने आपको ओवरऑल 10 से ज्यादा ही प्रोफेशन जो है यहाँ पे बता दिए हैं। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप लोग मुझे हमेशा इस मेल ID पे रीच आउट कर सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, एंड बहुत ही जल्दी आपके CUET साइकोलॉजी के लिए कुछ तो बढ़िया मैं लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।